तीन जादुई बहन और फौजी। रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें किसी भी तरह से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? नताशा, तुम चिंता मत करो, हम तीनों एक साथ हैं। भगवान हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। बेचारी तीनों बहनें बहुत ही डर डर कर चीनी देश से इंडिया की सरहद पार कर रही थीं। जैसे वो इंडिया के अंदर आती हैं, उन्हें सरहद के कुछ ही दूरी पर चलने के बाद कुछ गुंडे मिल जाते हैं। अरे देखो देखो, तीन तितलियां जा रही हैं, चलो इन्हें पकड़ते हैं। अरे क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो कुछ करने का मौका मिला है। चलो भाइयों, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उन तीनों लड़कियों के साथ कोई भी नहीं है, हम भी तीन लोग हैं और वो भी तीन लड़कियां हैं। वो तीनों गुंडे उन बेचारी बेबस तीनों लड़कियों के आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं। हाय हाय मेरी रसमलाई, कहाँ जा रही है? अरे आजा मेरे पास, तुझे थोड़ा सा चख लेता हूँ। अरे तुम्हारे साथ कोई दिख नहीं रहा, क्या तुम तीनों अकेली हो? अगर तुम तीनों को सहारा चाहिए तो हम तीनों तुम्हें अपना सहारा दे सकते हैं। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें महफूज जगह लेकर चलते हैं। क्या तुम सच में हमें महफूज जगह लेकर जाओगे? हम चीनी देश से बड़ी ही मुश्किल से भाग कर आए हैं। उन्होंने हमारा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। दीदी, आप इनके ऊपर विश्वास मत करो, मुझे इनको देखकर भी डर लग रहा है। डरो मत मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये भले लोग हैं, हमें किसी महफूज जगह ले जाएंगे। वो तीनों बेचारी बहुत ही मासूम होती हैं, जिसके बाद वो गुंडे उन्हें अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दूरी पर चलकर जंगल शुरू हो जाता है, जिसे देखते ही मनीषा कहती है, जंगलों में तो कोई महफूज जगह नहीं होती दीदी, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। हाँ नताशा, दीदी चलिए, हम अपना ठिकाना खुद ढूंढ सकते हैं। अगर तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। सुनिए भाई साहब, हम अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेंगे। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कालू नताशा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे ऐसे कैसे, हमारे होते हुए तुम्हें ठिकाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ही तुम्हारा ठिकाना है। अरे मन चली, कहाँ को चली है? कितनी मुश्किल से तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, अब थोड़े से मजे तो लेने दो। अरे ये छोटी वाली फुलझड़ी तो मेरी है, इसके बारे में तो कोई भी मत सोचना। वे तीनों बेचारी नताशा, मनीषा और अंजलि को अपने कंधों पर उठा लेती हैं और उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगती हैं कि तभी अचानक से बंदूक चलने की आवाज आती है। कुत्तों के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लड़कियों को हाथ लगाने की? मैं कहता हूँ इन्हें अभी के अभी छोड़ो। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना इन्हें पकड़ा है। फौजी भाई, तू अपना काम कर और हम अपना काम करने जा रहे हैं। हमारे रास्ते में आने की सोचना भी मत। जो हमारे रास्ते के आड़े आता है, हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। अरे भाइयों, तुम दोनों मिलकर ये सुलझा लो, मैं तो अपनी वाली को लेकर जा रहा हूँ। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो हमें? फौजी भैया, हमें बचा लो, इनसे बचा लो हमें, ये लोग अच्छे नहीं है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम तीनों को आखिरी दफा कहता हूँ, इन लड़कियों को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमवीर के कई बार समझाने के बाद भी वो तीनों उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद सोमवीर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बंदूक से उन तीनों को शूट कर देता है। ये सब देखकर वो तीनों बहुत घबरा जाती हैं। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये तीनों तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो और ये गुंडे तुम्हें यहाँ कैसे लेकर आए? चीनी देश से सरहद की सीमा पार करके इंडिया हम आए थे। वहाँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। एक हमारा भाई था जो हमेशा हमारी रक्षा करता था, लेकिन चीनी ने उसे भी मार दिया। इतना सब कुछ तुमने आसानी से कैसे झेल लिया? बिना भाई के तुम अपनी रक्षा कैसे कर पाओगी? वे तीनों बहुत मायूस हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद सोमवीर उनकी तरफ देखकर उनसे कहता है, क्या हुआ अगर तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है तो क्या मैं तुम तीनों का भाई बन सकता हूँ? ये सुनते ही वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद मनीषा कहती है, मुझे नहीं पता था कि एक देश में अपने भाई को खोकर आऊंगी तो दूसरे देश में एक बहादुर भाई मिल जाएगा। मुझे तो बहुत खुशी है आपको भाई बनाने में। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम तीनों यहाँ पर हैं? जब एक भाई की बहन मुसीबत में होती है तो उसे अपने आप अंदाजा लग जाता है और वो अपनी बहन की हिफाजत करने के लिए पहुंच जाता है। अब तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ।
सोमवीर नताशा, मनीषा और अंजलि को अपने साथ ले जाता है। कुछ ही दूरी पर पहुंचकर गांव आ जाता है। गांव के अंदर एक घर होता है जहां सोमवीर उन तीनों को ले जाकर कहता है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। लेकिन आप कहाँ रहोगे? और अगर हमें दोबारा आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको कैसे बुलाएंगे? मैं हमेशा सरहद पर रहता हूँ, मुझे घर की जरूरत नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सोमवीर बारी बारी से उन तीनों के सिर पर हाथ रखता है, जिसके बाद सोमवीर उनसे कहता है, अभी तक तुम्हें ये लगा होगा कि मैं जीवित हूँ। दरअसल कुछ समय पहले ही मैं देश के लिए शहीद हो गया था, जिसके बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस देश की रक्षा के लिए सरहद की सीमा पर ही घूमता रहता हूँ। और इसी कारण भगवान मुझसे प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे जादुई शक्तियाँ दी। इसका मतलब अब हमारे पास भी जादुई शक्तियाँ हैं। हाँ मेरी बहनों, अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन याद रखना ये शक्ति एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगी। चलो, मेरा अब चलने का समय आ गया है, मैं चलता हूँ। सोमवीर वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा सच्चा देशभक्त सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। चलो एक बार हम अपनी जादुई शक्तियों को आजमाते हैं। अपने हाथ को आगे निकालकर कहती है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके इतना कहते ही वहाँ कई प्रकार के भोजन प्रकट हो जाते हैं। मनीषा का जादू देखते ही नताशा और अंजलि दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस घर की साफ सफाई अपने आप हो जाए। उसके इतना कहते ही पूरा घर चकाचौंध हो जाता है। अंजलि कुछ कहती कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही अंजलि दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर वही गुंडे खड़े होते हैं जो जबरदस्ती उनके घर घुस आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? बाहर निकलो अभी के अभी। वो तीनों गुंडे उन तीनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मनीषा रोते हुए कहती है, अंजलि तुम चुप क्यों हो? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन अचानक से रमेश मनीषा के मुंह पर थप्पड़ मारता है, जिसे देखते ही अंजलि की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने मुंह से आग उगलने लगती है। देखते ही देखते वो तीनों गुंडे जलकर राख हो जाते हैं। तुम्हारी शक्ति तो बहुत अद्भुत है। आज से हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बेसहारा लड़कियों की जान बचाने में इस्तेमाल करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास इतनी अद्भुत शक्तियाँ भी होंगी। अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से अंजलि, नताशा, मनीषा तीनों बहनें अपनी सुरक्षा खुद करती हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करती हैं। सर्द भरी लहरों ने शोभेपुर गांव के चप्पे चप्पे को घेर लिया था। आसमान से बरसती बर्फ के टुकड़े जमीन पर अपना हक जमा रहे थे। जैसे सर्दी ने शोभेपुर को सीप में समा लिया था। अगर हर घर आंगन में आग जल रही, मगर गरीब दर्जी दामोदर के हाथ अभी सिलाई मशीन पर ही दौड़ रहे थे। आखिरकार उस बूढ़े गरीब दर्जी बाप के कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बड़ा बोझ जो था। बाबूजी, बहुत देर हो गई है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तू अपने बाबूजी की चिंता मत कर बबीता। बिटिया खाना खा ले और अपने बहनों को भी खिला दे। मुझे ये कुर्ता कल सवेरे काशी सिंह को देना है। तू जानती है वे स्वभाव से गरमपंथी है। ऐसा बोलकर दामोदर फिर से सिलाई मशीन पर हाथ फेरने लगता है कि दामोदर की सबसे छोटी बेटी छवि बोलती है, बस बाबूजी, अब अपने सिलाई मशीन की खिटपिट बंद कीजिए और चलकर खाना खाइए, वरना हम 5 बहनें आपके बगैर एक भी कौर नहीं खाएंगी। हाँ, तू नहीं सुधरेगी ना। जब देखो दबंगई दिखाती रहती है अपने दर्जी बाप को। अपने पिता को खाना परोसकर 5 बहनें बैठ जाती हैं। तभी दामोदर बोलता है, अरे क्या बात है, तुम 5 बहनों ने अपनी थाली नहीं लगाई? पिताजी, वो क्या है ना, हम 5 ने तो दोपहर में ही इतना ज्यादा खा लिया था कि पेट में एक दाने की जगह नहीं। बबीता बड़ी ही सफाई से अपने पिता के प्रश्न का प्रत्युत्तर देती है, मगर उस गरीब बाप की आंखों से घर की बदहाली कहाँ छुपी थी, जिसे सोचकर दामोदर रोते हुए बोलता है, मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पिता के आगे झूठी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा गरीब पिता तुम्हें 2 वक्त का खाना भी भरपूर से नहीं खिला पाता, उसके घर में दोपहर का भोजन कहाँ से मुहैया होगा? तुम लोग भी मन ही मन कुड़ती होगी। कैसे गरीब बाप की बिटिया हो तुम, जो तुम्हें खुला खर्चा भी नहीं देता। अपने पिता की ये बात सुनकर 5 बहनों का मन पसीज पड़ता है और अलका अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोलती है, ऐसा ना कहिए बाबूजी, आपने हम 5 बहनों की परवरिश के लिए अपना जीवन झोंक दिया। पाई पाई कमाने के लिए आप दिन रात इस सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। ये क्या कम है कि आपने माँ के जाने के बाद हमें कभी भूखे ना सोने दिया? हम 5 बहनों के लिए आप हमारी जमीन आसमान हैं। इसके बाद
5 बेटियां अपने गरीब दर्जी पिता के साथ खाना खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। तभी एक दिन धर्मेश उसके पास आता है। अरे दामोदर, जल्दी से मेरा नाप ले और इन कपड़ों से मेरे लिए सुंदर सा कुर्ता सिल देना। अरे क्या बात है भाई, ये महंगे मलमल का कुर्ता पहनकर किसी रिश्तेदारी में जाना है क्या? अरे नाते रिश्तेदारी में नहीं जाना, ये कुर्ता कल मैं अपनी बिटिया की शादी में पहनने के लिए सिलवा रहा हूँ। तू बता कब कर रहा है अपनी 5 बेटियों के हाथ पीले? अरे छवि तो अभी किशोरी ही है, उसकी डोली उठने में तो देरी है। अरे मगर 4 बेटियां तो ब्याह के लायक हो गई हैं। बेटियों को समय रहते ही ब्याह देने में भलाई है, वरना जात बिरादरी तरह तरह की बातें बनाता है। जानता हूँ मेरे यार, मगर दिन रात मुझ दर्जी के आंख गड़ाकर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी विशेष कमाई हाथ नहीं आती। ऊपर से मरजानी ठंड की मार तो हर साल सौतन बनकर चली आती है। हाथ अकड़ जाते हैं और कपड़े भी जल्दी नहीं सिल पाते। वैसे मैं जिस कपड़ों के कारखाने में काम करता हूँ उन्हें एक निपुण दर्जी की जरूरत है। अगर बढ़िया शर्ट सिल दिया तो अच्छा दाम देंगे। वह गरीब दर्जी इस अवसर को हर हाल में अपने हाथों में हासिल करना चाहता था। उसकी 5 बेटियों ने इस योजना को सुन लिया था। तभी परिणीति और हेमा कहती हैं, बाबूजी, आपकी 5 बेटी इस काम में आपका हाथ बटाएंगी। हाँ बाबूजी, अगर हमारे हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर होगा तो कल को बुरे वक्त में हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगा। इस तरह वह गरीब दर्जी बाप अपनी 5 बेटियों को सिलाई सिखाता है। सभी बड़े ही गौर के साथ बेहद कम वक्त में बारीकी के साथ सिलाई सीख लेती हैं। अब दामोदर धर्मेश के कारखाने के लिए शर्ट सिलने का काम करने लगता है, जिसमें उसकी बिटिया बढ़ चढ़कर हाथ बटाती है। तभी एक दिन दरवाजे पर एक नए चेहरे की दस्तक होती है। वो शख्स सूट बूट पहने हुए थे। जी नमस्ते, मैं धर्मेश का मालिक हूँ यशवंत। अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर साहब। कुछ देर बाद, ये लीजिए चाय। क्या बात है साहब, मुझ गरीब दर्जी बाप के सिले कपड़ों में कोई कमी हो गई क्या, जो आप यहाँ आए हैं? जब से आप जैसे दर्जी का हाथ मेरे कारखाने पर पड़ा है, हमारा शर्ट व्यापार 4 मीनार की बुलंदी छू रहा है। मैं तो यहाँ आपकी 2 बेटियां मांगने आया हूँ। भगवान ने मुझे लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ा घर बार सब दिया है, बस गुनी बहू की आस है। ये सुनकर उस गरीब दर्जी बाप की आंखें भर जाती हैं और वह अपनी बड़ी बेटी बबीता और परिणीति की शादी यशवंत सहाय के घर में हो जाती है। और अपनी बेटियों को विदाई देते हुए वह गरीब दर्जी बाप बोलता है, शायद भगवान की सोची नजर बही खाते पर पड़ गई, जो उन्हें मुझ गरीब दर्जी की मेहनत से भेंट हो गई और भगवान ने आपको भेजा। जाओ मेरी बेटियों, ये बाबुल तुम्हें दिल से दुआएं देता है कि ससुराल में तुम्हें सुखी संसार मिले। इस तरह गरीब दर्जी बाप अपनी 2 बेटियों की शादी कर देता है, मगर अभी उसके कदमों को रुकने की कहाँ इजाजत थी। एक और अभी उसकी 2 बेटी का घर बसा ही था कि सर्दी की गर्दिश बयार ने उनसे उनके फूस के घर की छत छीन ली। हे भगवान, अब इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? बाबूजी, बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, कुछ कीजिए। चिंता मत करो बच्ची, मैं कुछ करता हूँ। उस गरीब बूढ़े दर्जी बाप ने खुद को ठंड की मार झेलकर जैसे तैसे दोबारा फूस की छत चढ़ाई। दिन बीतते गए, मगर वो गरीब इस कदर अपनी मेहनत में मगन था कि उसे ठंड की कहाँ पड़ी थी। उसकी आंखों में तो बस अपनी बेटियों के घर बसने की अभिलाषा मंडरा रही थी। वह लगातार मेहनत करता गया। इस बीच कई दफा ठंड की छटा उसे छू कर गई और वह दिन भी आ गया जब अलका और हेमा के हाथ भी पीले हो। पिताजी, अपना ख्याल रखना। पिताजी, हमें गर्व है जो हम आपकी बेटी हैं। जाओ मेरी बेटियों, मगर अपने बाबुल की एक सीख हमेशा याद रखना। ये जीवन उस भ्रमित भंवरे के जैसा जिसे जीवन पर मंडराना पड़ता है, उसके पग किसी एक पुष्प पर नहीं ठहरते, इसलिए जीवन की हताशा से कभी मत हारना। इस तरह अपने दर्जी पिता के दिए सीख के दामन को थामकर अलका और हेमा भी ससुराल चली जाती हैं। उस रात उस गरीब दर्जी का घर आंगन जुगनू के जैसे रोशन था, जिसे देखकर वह खुद से बोलता है, यकीन नहीं होता कि मुझ गरीब दर्जी के बाप के कंधे बगैर सूदखोरों के कर्जदार हुए मेरी 4 बेटियों का घर बस गया। अब बस मेरी आखिरी सोन चिरैया भी अपने ससुराल चली जाए। बिल्कुल नहीं बाबूजी, आपकी छवि इस घर आंगन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपकी आखिरी बिटिया का जीवन अपने दर्जी पिता की दहलीज के अंदर ही बीतेगा।
इस तरह उस गरीब दर्जी पिता की 5वीं बेटी बेटे के प्रारूप में अपने मायके में ही रहकर अपने बूढ़े पिता के अगले सफर में उनका सारथी बनकर खड़ा उतरती है। कड़वा कथन है, मगर एक गरीब बाप अपनी बेटियों की डोली के लिए जीवन भर सूदखोर के बड़े बोझ तले दबा रह जाता है। मगर यह दामोदर का दृढ़ संकल्प ही था जो हर बार ठंड का कहर झेल कर भी उसका ठाना हुआ निश्चय नहीं टूटा।